संपत्ति का जो है सार्वजनिक स्वामित्व हो और सार्वजनिक उपयोग हो, मतलब सरकार की संपत्ति हो और सबकी संपत्ति हो, और वहीं से सब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति किया जाए। संपत्ति पर विचार। अरस्तु का संपत्ति पर विचार। तो सबसे पहले जो है इसकी भूमिका, फिर उसने निजी संपत्ति के समर्थन में तर्क दिया। निजी संपत्ति के समर्थन में तर्क, फिर समस्या, फिर महत्व सहित मूल्यांकन, अब पहले समझिए तब लिखिएगा। अब देख रहे हैं कि प्लेटो जो है सामूहिक संपत्ति का सिद्धांत देता है। प्लेटो सामूहिक संपत्ति का सिद्धांत देता है, सामूहिक संपत्ति का सिद्धांत देता है। और देख रहे हैं कि प्लेटो की आलोचना अरस्तु करता है। जब प्लेटो की आलोचना अरस्तु करेगा तो इसका मतलब कि निजी संपत्ति का समर्थन करेगा। इसका मतलब कि प्लेटो की आलोचना करके निजी संपत्ति का समर्थन किया। प्लेटो की आलोचना करके निजी संपत्ति का समर्थन किया। निजी संपत्ति का समर्थन, प्लेटो की आलोचना करके निजी संपत्ति का समर्थन किया। और आप देख रहे हैं कि उसने कहा कि जो संपत्ति है उन साधनों का समूह है जिसका उपयोग जो है परिवार और राज्य करता है। संपत्ति उन साधनों का समूह है जिसका प्रयोग राज्य आब्लिक परिवार करता है। देखिए संपत्ति का जो अर्जन है, अरस्तु ने माना कि संपत्ति का अर्जन दो तरीके से होता है। एक तो मान लीजिए प्राकृतिक तरीका है, अर्जन का दो तरीका है। एक तो प्राकृतिक तरीका है और दूसरा जो है कृत्रिम तरीका है। प्राकृतिक तरीका का मतलब प्रकृति की सहायता से संपत्ति का अर्जन करना, जैसे मान लीजिए कृषि है, पशुपालन है। प्राकृतिक तरीका का मतलब प्रकृति की सहायता से, जैसे मान लीजिए प्रकृति की सहायता से जैसे कृषि कार्य आप कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए पशुपालन कर रहे हैं, कुछ खनिज का उत्पादन कर रहे हैं। और कृत्रिम तरीका का मतलब यह हुआ कि प्रकृति की सहायता से नहीं, बल्कि मान लीजिए किसी को आपने ऋण दे दिया, ब्याज आपने वसूल कर लिया, व्यापार कर लिया, उससे आपने पैसा कमा लिया। तो यहां पर कृत्रिम तरीका का मतलब आपने ऋण दे दिया, व्यापार कर लिया, ऋण और व्यापार। तो ये जो ऋण और व्यापार है उसको अस्वीकार करता है। और उसने जो है प्राकृतिक तरीका को ही स्वीकार किया कि प्राकृतिक तरीके से ही धन का जो अर्जन है वही वास्तविक तरीका है। अब देखते हैं कि संपत्ति उन साधनों का समुच्चय है जिसका प्रयोग राज्य परिवार करता है। तो कहता है कि सभ्य और सुसंस्कृत जीवन व्यतीत करने के लिए जो आवश्यक वस्तु है उसका संग्रह होना चाहिए। तब सभ्य और सुसंस्कृत जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तु का संग्रह होना चाहिए। तो यह संपत्ति एक प्रकार से क्या हुआ? संपत्ति जो है आवश्यक वस्तुओं का संग्रह हुआ। अब आवश्यक वस्तु का संग्रह हुआ तो इसमें जो है निजी संपत्ति भी होगी, सजीव संपत्ति भी होगी।
तो संपत्ति में दो तरह की संपत्ति है, निर्जीव निर्जीव संपत्ति और सजीव संपत्ति। दो तरह की संपत्ति मानता है कि कुछ निर्जीव संपत्ति है, कुछ निर्जीव संपत्ति है, कुछ जो है सजीव संपत्ति है। भाई निर्जीव संपत्ति का मतलब उस दिन बताया था, जैसे भूमि है, अन्न है, भूमि है, अनाज है, ये सब जो है निर्जीव संपत्ति है। और सजीव संपत्ति मतलब दास, टेस्ट दिए थे कि नहीं? टेस्ट दिए थे ना, ठीक। भूमि और अनाज, हाँ हाँ, टेस्ट एकदम टेस्ट लिखना है। नहीं वो नहीं, मतलब मुझे याद है, अच्छा मैं आया तो था उस दिन, हाँ घूमते टहलते आया था। मेंस की पढ़ाई करना है, टेस्ट लिखना है, कोई फायदा नहीं है। उससे बढ़िया जाकर कहीं मिठाई उठाई खा लीजिए, कहीं घूम फिर कर आ जाइए। कोचिंग में पैसा देने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरा। क्योंकि बताइए, हल्का फुल्का पढ़ाई पढ़ने से तो सिलेक्शन होगा नहीं, ये तो आप लोग भी मान लीजिए। जब हल्का फुल्का पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होना, फिर हल्का फुल्का पढ़ने से फायदा क्या है? इससे पढ़ना है तो अच्छा से, अरे तो नहीं पढ़ना है, घर वाले क्या करेंगे? दो चार दिन डांटेंगे और क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। लेकिन फिर इस फील्ड में आ गए तो फिर अब सिलेक्शन उससे ले होकर काम खत्म करिए। अब जा देखिए, इसने कहा कि भूमि है, अनाज है, ये सब निर्जीव संपत्ति है, सजीव संपत्ति जो है दास है। तो इसने कहा कि भाई जो निर्जीव संपत्ति है, तो हम लोग जो है निर्जीव जो संपत्ति है, मतलब निजी संपत्ति, एक तरह से निजी संपत्ति का संबंध इससे है, निजी संपत्ति। तो इस निजी संपत्ति का जो अर्जन है वो कैसे किया जा सकता है? निजी संपत्ति को हम लोग कैसे स्वामित्व उसका प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह का स्वामित्व होना चाहिए, ये बताइए। निजी संपत्ति के अर्जन के लिए उसने तीन तरीका बताया। निजी संपत्ति के अर्जन के लिए उसने तीन तरीका अपनाया। और उसने कहा कि संपत्ति का स्वामित्व जो है, एक तो मान लीजिए, ऐसे समझिए तब लिखिएगा, संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व हो और सार्वजनिक उपयोग हो। संपत्ति का जो है सार्वजनिक स्वामित्व हो और सार्वजनिक उपयोग हो, मतलब सरकार की संपत्ति हो और सबकी संपत्ति हो, और वहीं से सब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति किया जाए। इसने कहा ये जो निजी संपत्ति का अर्जन है, मतलब कि संपत्ति के संदर्भ में जो है, इसने तीन तरीके की बात किया। ये जो संपत्ति है, संपत्ति के लिए तीन तरीकों की बात किया। तीन तरीकों की बात की। पहला तरीका उसने बताया कि संपत्ति का स्वामित्व जो है, संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व हो और सार्वजनिक उपयोग हो। संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व हो, सार्वजनिक स्वामित्व हो तथा सार्वजनिक उपभोग हो। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका इसने बताया कि सार्वजनिक स्वामित्व हो और व्यक्तिगत उपभोग हो। सार्वजनिक स्वामित्व हो तथा व्यक्तिगत उपभोग हो, व्यक्तिगत उपभोग हो। और तीसरा तरीका बताया कि वैयक्तिक स्वामित्व हो और सार्वजनिक उपभोग हो। वैयक्तिक स्वामित्व हो तथा
सार्वजनिक उपभोग हो, ये तीन तरीका उसने बताया। अब देखिए, उसने ये माना, उसने क्या किया, उसने ये कहा कि ये जो तरीका है, ये जो तरीका है वो त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है? क्योंकि संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग, ये बताइए, मान लीजिए ट्रेन सबकी है और ट्रेन में सब लोग, ट्रेन का सब लोग उपभोग कर रहे हैं, तो सभी की संपत्ति जो है किसी की संपत्ति होगी? नहीं होगी। सभी की संपत्ति जो है, ये बताइए, ट्रेन ट्रेन में लिखा रहता है ना, यह आपकी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा आप करें, तो उसमें से एक पंखा आप घर लेके जा सकते हैं ना? नहीं ना लेके जा सकते। आप बोलेंगे लिखा तो है कि हमारी ये आपकी संपत्ति है, आप इसकी सुरक्षा करिए। हमको लगता है कि एक पंखा तो मेरे हिस्से में आ ही जाएगा, तो मैं अपना पंखा लेके जा रहा हूं, तो उसे चोरी माना जाएगा ना? तो इसको कहता है कि यह त्रुटिपूर्ण है, यह त्रुटिपूर्ण है। यहीं पे लिख दीजिए नीचे। बनाए नहीं? बनाना चाहिए ना। मैं लिखता हूं। त्रुटिपूर्ण है क्योंकि किसी को भी प्रेरणा नहीं देता, किसी को भी प्रेरणा नहीं देता, किसी को भी प्रेरणा नहीं देता, और सार्वजनिक संपत्ति का व्यक्तिगत उपभोग करेंगे, यह भी त्रुटिपूर्ण है, अनैतिक है, चोरी की श्रेणी में आता है, यह भी त्रुटिपूर्ण है, अनैतिक है, क्योंकि चोरी की श्रेणी में आता है, क्योंकि चोरी की श्रेणी में आता है, चोरी की श्रेणी में आता है। अब वैयक्तिक स्वामित्व हो और सार्वजनिक उपभोग हो, तो इसको कहता है कि यह तर्कसंगत है, यह तर्कसंगत है, क्योंकि जो निजी संपत्ति है उसमें से कुछ भाग लेकर जो है सार्वजनिक उपभोग किया जा सकता है, क्योंकि कर लगाकर उसका उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जा सकता है। कर लगाकर इसका उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जा सकता है। एक ही बात है। वो कहता है कि यह तर्कसंगत है क्योंकि कर लगाकर इसका उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जा सकता है। इसका फोटो खींचिए। अब देखिए, अब इसी में से 4 लाइन भूमिका पहले लिख देंगे। 4 लाइन भूमिका लिखिए, मैं लिखवाता हूं। ये इसलिए बनाना जरूरी होता है क्योंकि इससे अब कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो क्या मानता है, क्या नहीं मानता है, क्यों इसको स्वीकार नहीं करता है। अब आपको भूमिका लिखेंगे तो उसमें गलती होने की संभावना न्यून रहती है, कम होती है। और सिर्फ ऐसे कहानी वानी लिखेंगे फिर एग्जाम में याद नहीं आएगा। लिखिए, 4 लाइन में लिखवा दूं। अरस्तु ने संपत्ति पर विचार प्लेटो की आलोचना करके दिया। अरस्तु ने संपत्ति पर विचार प्लेटो की आलोचना करके दिया, प्लेटो की आलोचना करके दिया।
प्लेटो की आलोचना करके दिया। और निजी संपत्ति को स्वीकार किया। निजी संपत्ति को स्वीकार किया। और साथ ही प्रकृति की सहायता से अर्जित किए गए प्रकृति की सहायता से अर्जित किए गए धन को ही स्वीकार करता है। वैयक्तिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग की अवधारणा को मानता है। क्योंकि निजी संपत्ति पर कर लगाकर उसका उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब छोटा सा बनाइए। निजी संपत्ति के समर्थन में तर्क। भाई निजी संपत्ति को क्यों स्वीकार करता है, जो भी बताया था। निजी संपत्ति के समर्थन में तर्क। देखिए, वो कहता है कि निजी संपत्ति का समर्थन इसलिए हमको करना है क्योंकि निजी संपत्ति का आकर्षण उसे जो है अर्जित करने के लिए कठिन श्रम करने की प्रेरणा देता है। भाई में कहते हैं व्यक्ति और समाज दोनों में समृद्धि होता है। हमें कहते हैं व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो उसका जीवन खुशहाल बनता है संपत्ति से, और दूसरी तरफ समाज में भी संपत्ति रहती है। हमें कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने कठोर परिश्रम किया, उसने संपत्ति का अर्जन किया, तो उसी बहाने समाज की भी तो संपत्ति बढ़ रही है। कोई व्यक्ति जहाज बना रहा है, कोई मान लीजिए साइकिल बना रहा है, समाज के लिए भी तो उपयोगी हो गया। वो तो चलिए पैसा कमाया, ठीक, समाज के लिए भी तो कुछ बनाया। इसलिए निजी संपत्ति का समर्थन करता है। नंबर 1, निजी संपत्ति का आकर्षण उसे अर्जित करने के लिए कठिन श्रम करने को प्रेरित करता है। जिससे व्यक्ति के स्वयं के साथ समाज की भी समृद्धि होती है। स्वयं के साथ समाज की भी समृद्धि होती है। स्वयं के साथ समाज की भी समृद्धि होती है। स्वयं के साथ समाज की भी समृद्धि होती है। दूसरा बात देखिए, भाई में कहते हैं कि वो ये मानता है कि जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति से व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट रहता है। सद्गुणी जीवन व्यतीत करने में जो है, नैतिक जीवन व्यतीत करने में स्वयं को समर्थ पाता है। भाई हमें कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उदारता का भाव भी दिखा सकता है, दान भी कर सकता है, सरकार की भी मदद कर सकता है, अतिथि का सत्कार भी कर सकता है। जब आपके पास कुछ रहेगा नहीं
तो फिर जो है मान लीजिए सिस्टर आएंगी तो कैसे उनका सत्कार करेंगे? नहीं ना हो पाएगा। सिस्टर जाएंगे तो लेकर जाएंगे ना, तो मान लीजिए लेकर जाएंगे तो बिना उसके रखे वो कहता है कि कैसे आप उदारता का भाव रख पाएंगे? सिस्टर आएंगे, मान लीजिए आपसे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जाएंगे तो उनकी विदाई करनी पड़ेगी ना, तो विदाई करनी पड़ेगी, बिना निजी संपत्ति के कैसे होगा? कुछ नहीं देंगे तब भी सिस्टर नाराज हो जाएंगे, कैसा भाई है, रक्षाबंधन में कुछ देता भी नहीं है, वही 500 रुपया पकड़ा रहा है हमेशा से, अब तो कुछ करते। तो बताइए, हमें कहते हैं कि अरस्तु भी इस बात को मानता है। नंबर 2, निजी संपत्ति से व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट रहता है। निजी संपत्ति से व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट रहता है, साथ ही सद्गुणी जीवन व्यतीत करने में स्वयं को समर्थ पाता है। सद्गुणी जीवन व्यतीत करने में स्वयं को समर्थ पाता है। आवश्यक होने पर उदारता, दानशीलता और अतिथि सत्कार भी कर सकता है। आवश्यक होने पर उदारता, दानशीलता और अतिथि सत्कार भी कर सकता है। तीसरा बात देखिए, वह में कहते हैं कि अरस्तु ये कह रहा है कि निजी संपत्ति व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। क्योंकि अभी हम लोग कह रहे थे कि अरस्तु कहता है कि भाई संपत्ति का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति ही राज्य का प्रबंधन कर सकता है, तभी संपत्तिशाली व्यक्ति को ही नागरिक मानता है, और ये मानता है कि जिसके पास संपत्ति है वही जो है प्रबंधन कर सकता है, वही राजकीय कार्यों को ठीक ढंग से संपन्न कर सकता है। तो निजी संपत्ति रखने से आप नागरिक भी बन सकते हैं। नंबर 3, निजी संपत्ति व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। निजी संपत्ति व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। क्योंकि अरस्तु मानता है कि उसे ही नागरिक बनना चाहिए, वही राज्य का प्रबंधन कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि व्यवहारिक तर्क भी देता है। अरस्तु यथार्थवादी विचारक है, तो अरस्तु कहता है कि निजी संपत्ति अर्जित करना प्रकृति की भी मांग होती है, ये स्वाभाविक भी है। क्योंकि बताइए कि परिवार चलाने के लिए निजी संपत्ति तो चाहिए ना। अब परिवार को अरस्तु ने एक अच्छी संस्था माना है, तो बिना निजी संपत्ति के परिवार कैसे चलेगा? वो भी तो एक समस्या है कि घर, हमें कहते हैं जैसे अभी हम लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, अभी हम लोग कहते हैं गैस का दाम बढ़ गया, आखिर उसका कहने का पर्पस क्या है? कि भाई परिवार चलाने में समस्या आ रहा है। तो परिवार चूंकि अच्छी संस्था है, परिवार हमारे यहाँ जो है प्राथमिक संस्था है, तो परिवार चलते रहना चाहिए ना भाई। इतना महंगाई ना हो, 100 रुपया किलो टमाटर है मान लीजिए, है ना इस समय, तो बताइए 100 रुपया किलो टमाटर हो जाए, 200 रुपया किलो आलू हो जाए, 300 रुपया किलो तेल हो जाए, ये बताइए परिवार कैसे चलेगा? ठीक है, भारत का अस्तित्व रहना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना रहनी चाहिए, लेकिन हम लोग के जीवित रहने के लिए भी तो कुछ ऐसा व्यवस्था हो जिससे हम लोग जीवित रह सकें, तभी तो राष्ट्रवाद बोलेंगे, भारत माता की जय। नहीं तो आवाज ही नहीं निकल पाएगी भारत माता की जय। तो हमें कहते हैं कि है तो वास्तविकता यही, भारत माता की जय बोलने के लिए भी तो कुछ शरीर में होना चाहिए ना, कि पानी पी के कब तक भारत माता की जय बोलेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो व्यवहारिक तर्क भी अरस्तु रखता है। नंबर 4, निजी संपत्ति अर्जित करना प्रकृति की मांग है। निजी संपत्ति अर्जित करना प्रकृति की मांग है। परिवार के लिए आवश्यक है।
परिवार के लिए आवश्यक है, क्योंकि अरस्तु परिवार को प्राथमिक तथा सबसे अच्छी संस्था मानता है। अब पहली समस्या देखिए, मार्क्सवादी जो विचारक हैं चाहे समाजवादी विचारक हैं, निजी संपत्ति को सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि निजी संपत्ति जो है वर्गों का उदय करता है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। अब पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है, तो आखिर शोषण की प्रवृत्ति निजी संपत्ति से ही तो प्रारंभ होती है। इसलिए मार्क्सवादी और समाजवादी विचारक निजी संपत्ति की आलोचना करते हैं। नंबर एक, मार्क्स आब्लिक अन्य समाजवादी विचारक निजी संपत्ति को सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं, सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं, क्योंकि यह वर्गों का उदय करता है। समस्या चलिए, क्योंकि यह वर्गों का उदय करता है, जहां एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। दूसरा बात देखिए, अभी मैं बता रहा था कि अरस्तु जो है एक प्रकार से, अब देखते हैं कि कह रहा है कि ब्याज वसूल करना, व्यापार करना, इस तरह से संपत्ति का अर्जन करना उसको अनैतिक मानता है। तो अब यहां पर समस्या यह कि वर्तमान उदारीकरण में पूंजी निर्माण में इन्हीं पहलुओं की ज्यादा भूमिका है। भाई पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल जो फॉर्मेशन है उसमें भाई आईएमएफ क्या करता है, ब्याज पर ही तो पैसा देता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एडीबी क्या करता है। बैंक में लोग पैसा रखते हैं तो उससे ब्याज से ही तो कुछ लोग देखिए भोजन करते हैं। व्यापार देखिए, आज वैश्वीकरण में व्यापार ही तो महत्वपूर्ण हो गया है, तो व्यापार को अनैतिक मानता है। तो ये सब बातें जो है वर्तमान वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और उदारीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया से मेल नहीं खाती है। नंबर दो, अरस्तु ने व्यापार तथा ब्याज को संपत्ति अर्जन का अनैतिक तरीका माना। व्यापार तथा ब्याज को संपत्ति अर्जन का अनैतिक तरीका माना। जबकि वर्तमान पूंजीवादी समाज में पूंजी निर्माण में इन पहलुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूंजी निर्माण में इन पहलुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बताइए, अरस्तु जो है संपत्ति में निजी संपत्ति और सजीव संपत्ति दास को भी मानता है कि दास भी संपत्ति का हिस्सा है। ऐसा मानव अधिकार का उल्लंघन करता है। नंबर तीन, अरस्तु दास को सजीव संपत्ति के रूप में स्वीकार किया। दास को सजीव संपत्ति के रूप में स्वीकार किया, जो मानव अधिकार का उल्लंघन है। अब जरा देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या है कि अरस्तु कहता है कि व्यक्तिगत स्वामित्व और उसका सार्वजनिक उपयोग, व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपयोग की बात करता है। तो ऐसी दशा में यदि ज्यादा टैक्स लगाएंगे और राज्य की संपत्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ऐसे दशा में व्यक्ति श्रम करने से कतराएगा। हम कहते हैं कि 18% मान लीजिए जीएसटी लग रहा है, 28% लग रहा है, तो ज्यादा जीएसटी करने से भी तो व्यापारिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। छोटे छोटे व्यापारी क्या खत्म हो गए। देखा जाए तो छोटा छोटा जो व्यापार था कोरोना के बाद देखिए
हमें कहते खत्म हो जाएगा ना वो 28% बहुत होता है ना। 100 रुपए में से 28 रुपया सरकार को दे दीजिए। अब 50-60 रुपए का जो है 60 रुपए 70 रुपए का आप सामान खरीद के लाइए, तो 2% हमारी जो दुकान का खर्च है, लेबर का खर्च है, तमाम जो खर्च है वो सब निकाल दीजिए, तो कहां से उसको बचेगा। अगला पॉइंट, अरस्तु व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपयोग की बात करता है, सार्वजनिक उपयोग की बात करता है। अतः ज्यादा कर लगाने से व्यक्ति श्रम करने से कतराएगा। अब पहले चल के लिख दीजिए। उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी निजी संपत्ति के समर्थन में उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी निजी संपत्ति के समर्थन में दिए गए अरस्तु के अधिकांश तर्क आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी प्रासंगिक हैं। उत्तर आधुनिक समाज में निजी स्वामित्व की व्यवस्था को ही स्वीकार किया जा रहा है। निजी स्वामित्व की व्यवस्था को ही स्वीकार किया जा रहा है। क्योंकि निजी संपत्ति व्यक्ति के स्व की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति के स्व मतलब सेल्फ की अभिव्यक्ति है। ठीक है। अच्छा, वो और एक लाइन और साथ ही व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपयोग का विचार ही तर्कसंगत एवं व्यवहारिक है। तर्कसंगत एवं व्यवहारिक है।